जय हिंद साथियों, क्लास अपनी जो चल रही है वो है बायोलॉजी की। अपने साइंस के अंदर पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की अगर बात करें सबको पता होगा इसके अध्ययन के बारे में, है ना। इंग्लिश में अपने नाम देते हैं इसको बायोलॉजी और हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अगर बात करें जीव विज्ञान की, सबसे पहला इसके अंदर जो शब्द आ रहा है वो लिखा हुआ है बायो, और दूसरा शब्द आ रहा है वो है लॉजी। लॉजी शब्द अगर कहीं पर भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, जिस भी चीज की अध्ययन बोल दो, स्टडी बोल दो या लॉजी बोल दो, एक ही बात है। बायो का मतलब हो गया जीव और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, यानी जीवों के बारे में जो विज्ञान हमें अध्ययन करवाती है उसको हम क्या नाम देते हैं। ये बात अपन को बताई थी एक बंदे ने, एक दार्शनिक था जिसका नाम था अरस्तु, उसने बताई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है, अरस्तु है। बायोलॉजी के अंदर आज अपने पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रक्त के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र पहला ही टॉपिक है आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर इंग्लिश में अपने इसको कहते हैं ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। देखो, परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। परिसंचरण का अर्थ होता है परिवहन करना, या फिर मतलब होता है घुमाना। किसको घुमाना, रक्त के अंदर देखो बहुत सारी चीजें हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व। उन सबको सम्मिलित रूप से हम नाम देते हैं भोज्य पदार्थ। अब इसमें भोज्य पदार्थ में क्या क्या आ गया, हमारा भोजन हो गया, उसके अंदर हमारे पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व कितने बताए थे मैंने आपको, 6 बताए थे। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये तो है हमारे पोषक तत्व। इसके साथ बॉडी में कुछ केमिकल घूमते हैं, कुछ रसायन घूमते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एंजाइम या फिर हार्मोन। एंजाइम, हार्मोन और पोषक तत्वों को सम्मिलित रूप से नाम क्या देते हैं। प्लस में रक्त के अंदर एक और चीज भी घूम रही है, वो क्या चीज है, श्वसन का काम चल रहा है। तो हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुल के जाती है सारी कोशिकाओं तक, है ना, और बदले में क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है फेफड़े में, ताकि फेफड़ा कर दे रक्त का शुद्धिकरण। तो भोज्य पदार्थों और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह देंगे, गैसें। तो शरीर का वह तंत्र जो भोज्य पदार्थों और गैसों का परिवहन करवाता है, परिवहन करवाता है, उसे क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये बात हमें बताई थी एक बंदे ने जिसका नाम था विलियम हार्वे। ये बंदा आया था 1628 के अंदर, 1628 में आया था। इसलिए कहा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक या पिता कौन है। रक्त परिसंचरण के जनक या फिर पिता पूछे तो कौन है, विलियम हार्वे, या यूं कह सकते हो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, विलियम हार्वे। अब रक्त है हमारी बॉडी के अंदर, खुला तो घूमता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी क्या है, ब्लड वेसल्स होती है, पाइप होती है, छोटी छोटी नलिकाएं हैं। एक का नाम है धमनी, एक का नाम है शिरा। पढ़ा ही होगा बचपन में। आपके हाथ के ऊपर आप देखोगे आपको हरे हरे रंग की नलिकाएं दिखेगी, जिसमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। हरे हरे रंग की बाल के जिस छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही है, उनको तो कहते हैं शिराएं। अगर आप अपने हाथ को किसी धागे से कसकर यहां से बांध लो, मतलब जैसे जहर निकालते हैं, कसकर बांध लो, फिर आप मुट्ठी को बंद करो तो आपकी मांसपेशियां उठकर ऊपर आ जाएगी। तब आपको हाथ के ऊपर बाल के जैसी पतली पतली लाल लाल सी धारियां सी दिखेगी, एक टक नजर से देखोगे तो, उनको कहते हैं धमनी। ये शरीर में लाखों धमनी है, लाखों शिराएं हैं, इनके अंदर खून घूमता है ना। तो अब रही बात धमनियों और शिराओं के लिए सम्मिलित रूप से एक शब्द का उपयोग करते हैं, एनजीओ। और पीछे अगर लगा दूं मैं लॉजी, तो वो बन जाएगा अध्ययन। तो पेपर में पूछते हैं कि रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलोगे, जैसे रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, तो रक्त का अध्ययन है हीमेटोलॉजी। तो परिसंचरण में क्या है, खून घूमता है, किसमें, छोटी छोटी पाइपें हैं शरीर के अंदर, उनमें घूमता है। पाइप का नाम क्या है, धमनी और शिरा। और धमनी और शिरा के लिए सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, एनजीओ। पीछे लगा दो लॉजी। तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है, लिखो डेफिनेशन सबसे पहले।
शरीर का वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो भोज्य पदार्थों, शरीर का वह तंत्र जो भोज्य पदार्थों, शरीर का वह तंत्र जो भोज्य पदार्थों और गैसों का परिवहन करवाता है, गैसों का परिवहन करवाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक या पिता कौन है? विलियम हार्वे। दूसरा क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। ये तो थी सामान्य जानकारी, ठीक है। अब परिसंचरण होता है दो प्रकार का, एक होता है खुला, एक होता है बंद। ये खुले बंद का मतलब क्या है? धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव है, किसी में रक्त शुद्ध होता है, किसी में अशुद्ध होता है। पहली बात अगर अपने रक्त की भी करें कि रक्त कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड होता है दो प्रकार का, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। यानी एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। सिंपल सी बात आप यूं समझ लो, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है ना, वो कैसा है? शुद्ध है। ऑक्सीजन हमारे लिए काम की चीज है तो शुद्ध है। और ऐसा रक्त जिसके अंदर घुल गई कार्बन डाइऑक्साइड, वो रक्त कैसा है? अशुद्ध है। तो हमारे अंदर कौन सा होना चाहिए, शुद्ध की अशुद्ध? दोनों होने चाहिए, है ना। हमारे अंदर शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, पहली बात तो ये। अब जरूरी नहीं है कि सभी जीवों में ऐसा होता है, कई ऐसे जीव जिनमें शुद्ध होता ही नहीं है, खाली अशुद्ध ही घूमता है। अलग अलग प्रकार के जीव है। हम हैं तो हमारा जो हृदय है उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। तो मानव हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? 4 कोष्ठीय। अब जरूरी नहीं है कि सबका हृदय 4 कोष्ठीय है, ठीक है। कोई ऐसे जीव भी है जिनका हृदय द्विकोष्ठीय है ना, 1 आलिंद 1 नीले। किसी का हृदय त्रिकोष्ठीय भी होता है, इस पक्षी वर्ग आ गए। किसी का हृदय 4 कोष्ठीय, स्तनधारी होते हैं हम लोग आ गए। किसी का हृदय 9 कोष्ठीय है तो केंचुआ आ गया। किसी का हृदय 13 कोष्ठीय है तो तिलचट्टा आ गया, कॉकरोच। सबसे ज्यादा कोष्ठीय हृदय किस सजीव का होता है? कॉकरोच का होता है। पेपर में कॉकरोच नाम नहीं आएगा, तिलचट्टा कहते हैं। तो अलग अलग जीवों के हृदय भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो रक्त भी अलग अलग प्रकार का, किसी में खाली अशुद्ध होता है, किसी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं। इस हिसाब से अगर बांटे हैं तो परिसंचरण 2 प्रकार का बनता है। तो कितने प्रकार का है? तो लिखो रक्त परिसंचरण के प्रकार, परिसंचरण की प्रकार, रक्त परिसंचरण के प्रकार या टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण होता है 2 प्रकार का। एक तरफ तो बना लेते हैं अपने बंद रक्त परिसंचरण, यहां लिख लेते हैं खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण, इसका मतलब क्या है? देखो हमारा पूरा शरीर बंद है और पूरे शरीर के अंदर बंद है रक्त वाहिनियां, धमनी और शिरा, उनके अंदर बंद है खून। क्या ऐसा है कि हमारी पूरी बॉडी में खून घूम रहा है? नहीं है। पूरा शरीर है बंद, इसके अंदर बंद छोटी छोटी पाइप है रक्त वाहिनियां, उनके अंदर बंद है खून। तो हमारी पूरी बॉडी में खून नहीं घूम रहा। पर कई ऐसे जीव है जिनमें रक्त वाहिनियां होती नहीं है, छोटे छोटे हीमोसील होते हैं, कोटर खाने, पूरे शरीर में सीधा ही खून घूमता रहता है। जैसे तिलचट्टा है, उल्टा पड़ा कभी तिलचट्टा या कॉकरोच देखा है? अगर उसको देखा होगा तो उसके नीचे ऐसे सीढ़ी सी बनी होती है, खाने से वो उसका हृदय होता है। उसका हृदय 13 कोष्ठीय होता है, 13 खाने होते हैं टोटल। अगर आपके पैर के नीचे कभी कॉकरोच आ जाता है, हड्डियां बड्डियां तो होती नहीं उनके अंदर, जीव द्रव्य होता है मसल्स, तो जो रक्त वगैरह अशुद्ध पदार्थ है पैर के नीचे आते ही लचक में आ गया, सारा माल मटेरियल बाहर निकल जाता है, क्योंकि पाइप वगैरह तो है नहीं, सीधे खाना में पड़ा था, दबाव आया, फटे हीमोसील और सारा अशुद्ध पदार्थ बाहर निकल गया। तो उनके अंदर धमनियां शिराएं कुछ होती नहीं है, तो उनके अंदर खुला ही घूमता है। तो मतलब खुला किसको कहेंगे? ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, उसको खुला कहेंगे। हमारे अंदर पाइप है, उनके अंदर बंद खून है,
तो ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती उसको कहेंगे खुला। बंद की परिभाषा क्या बनेगी? तो बंद की बनेगी जिसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है। हम हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, वो होता है बंद। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है खुले के? खुला रक्त परिसंचरण के उदाहरण हैं, अगर संघ पूछे ऑर्थोपोडा और मोलास्का संघ, एक ऑर्थोपोडा संघ है और एक मोलास्का संघ है। इनके जितने जंतु है ना सब में खुला ही होता है, बाकी में बंद होता है। ऑर्थोपोडा मोलास्का किसको कहते हैं, क्या चीज है ये? मैंने आपको समझाया था, जंतुओं को उनके संगठन, कार्य प्रणाली, आवास और विविधता के आधार पर अलग अलग संघ में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे हमें रखा गया स्तनधारी में, क्यों? हम ऐसे सजीव है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाते हैं, हमारे अंदर स्तन पाए जाते हैं, तो हम मैमल्स हैं, हमें स्तनधारी में रखा गया है। कुछ ऐसे जीव है जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी, तो उनको एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर। जैसे मेंढक है, कछुआ है, मगरमच्छ है, तो ये उभयचर है, जल में भी रह सकते हैं, स्थल में, तो इनको उभयचर में रखा गया। मछलियों को मत्स्य वर्ग में रखा गया। कुछ रेंग कर चलते हैं, उनको सरीसृप, रेप्टाइल ग्रुप में रखा गया। ऐसे बहुत सारे संघ है कि स्तनधारी, मोलास्का, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, है ना, पादपों के लिए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे संघ बांटे गए। अब ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है? दलदल के छोटे छोटे कीट आ गए, इसी में आ गया तिल चट्टा, दलदल के मांस आ गए, मकड़ी आ गई। ये किस में आते हैं? ये खुले रक्त परिसंचरण के उदाहरण है। पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? निम्न में से किस संघ के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है? आपको बोल देंगे सिलेंट्रेटा और स्तनधारी, उभयचर और मोलास्का। उत्तर होगा मोलास्का। मोलास्का नहीं है तो उत्तर क्या होगा? ऑर्थोपोडा। इसमें क्या आ जाता है? बंद में। उदाहरण आ गया, सिंपल सी बात है, हम हैं बंद में, स्तनधारी आ गए, तो स्तनधारियों में कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? बंद। इसका उदाहरण हो गया बंद का। कुछ खास बातें हैं। खुला रक्त परिसंचरण है ना, उसमें दाब होता है कम, निम्न दाब है, और दाब कम होगा तो गति भी कम होगी। खुला रक्त परिसंचरण निम्न दाब व निम्न गति पर संपन्न होता है। और बंद की बात करूं तो बंद रक्त परिसंचरण में दाब होगा उच्च, और दाब अगर ज्यादा होता है तो गति भी उच्च गति होगी। सिंपल सी बात है, भूल जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। निम्न में से कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं कि खुले रक्त परिसंचरण के संबंध में सत्य कथन क्या है। नीचे लिखा होता है, निम्न दाब उच्च गति पर संपन्न होता है, उच्च दाब निम्न गति पर संपन्न होता है, उच्च दाब उच्च गति पर संपन्न होता है, निम्न दाब निम्न गति पर संपन्न होता है। ऐसे कथन आ जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन आने लगे आजकल ऐसे थ्योरिकल, तो उत्तर ही होगा। अब भूल जाओ, याद रखना खुले बंद का मतलब क्या है। मान लो एक तो आपको बाल्टी से पानी उड़ेलना है, फर्श पे बाल्टी ली, फर्श पर पानी उड़ेल दिया, एक मोटर से पाइप लगा दी, पानी निकाल दो। ज्यादा दाब किस में होगा? खुले वाले में ज्यादा होगा कि पाइप वाले में ज्यादा होगा? पाइप वाला बंद है, दाब ज्यादा है, और गति भी उसमें। जैसे आप पाइप ऐसे सीधी पाइप पकड़ रखी है, पानी ऐसे गिर रहा है, आप थोड़ा सा अंगूठा लगाते हो ऐसे, तो आपने उसको क्या किया? और बंद किया, तो गति भी और बढ़ी, प्रेशर बढ़ जाता है। यहां गिर रहा था पानी, वो आगे गिरने लग जाता है, ऐसे करते हो, है ना। तो मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, बंद में दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा है तो गति भी ज्यादा होगी। आपके पीछे किसी काम का प्रेशर है, आपको कांड करके आगे, मान लो कांड करके आए, 5 मिनट हुई, आप रूम पर पहुंचे, और आपके पास पीछे से फोन आए कि 5 मिनट में आप तेरे कमरे पर डाल रहे हैं, डांग लेगे, तैयार रही? तो या फिर आप निकलो, लारू को डांग लेके चल पड़ेगी, 2 मिनट रुक की, भाई नहीं रुक के फिर ठाए मगर हम पड़ेगी। तो दाब अगर ज्यादा है ना तो गति, अरे गति जब ज्यादा होगी तो टाइम कौन लगे? फिर दाब ज्यादा होगा तो गति भी ज्यादा होगी, गति ज्यादा हो समय नहीं लगता। दाब ज्यादा हो तो आदमी 7 फीट की भीत कूद जाए, बाढ़ में टप जाए, दाब होगा तो अरबिया तो ना कांटा गुड़ जाए, मैं कौन जाऊं, होता है ना। तो दाब ज्यादा है तो गति भी ज्यादा होगी, गति ज्यादा है तो टाइम कौन लगे? जम्मा ही कौन लगे। कितना टाइम लगता है?
पेपर में पूछेंगे बंद रक्त परिसंचरण का एक चक्कर कितने समय अंतराल में संपन्न होता है। 23 सेकंड में काम खत्म हो जाता है, सिर्फ 23 सेकंड लगते हैं। दाब ज्यादा है तो गति ज्यादा है, गति ज्यादा तो टाइम है, लाके को नहीं। एक निम्न दाब, आपके पीछे किसी काम का प्रेशर नहीं, घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है पैसे तेरे पास, पढ़े तो पढ़, नहीं पढ़े बिजनेस संभाल लेना, वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? खुला घूम रहा आराम से, कोई दाब नहीं है तो गति का कि ठीक है पास हो गए, पेपर पास हो गया तो ठीक, ना पास हुए तो बिजनेस है, पढ़ वो संभाल लेंगे। एक होता है कि 1 साल का टाइम है, लिमिटेड पैसे मिलते हैं घर से कि 2000 रुपये महीने के, पढ़ने तो पढ़ ली, नहीं पढ़ा तो खेत तैयार है, साल को टाइम है या 2 साल देते हैं, पढ़ ले नौकरी लग गया तो ठीक, वरना घर आ जाना। तो फिर दाब ज्यादा होगा तब गति ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी करो पढ़ने की। अरे यहां पर दाब है नहीं, दाब नहीं है तो गति का एक होगी, गति भी कम ही होगी। जब गति कम होगी तो टाइम तो लगेगा, दाब कम है तो गति कम है। गति आपकी कम, आप धीमा चल रहे हो तो कहीं जाने में समय नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यहां समय लगता है, जहां ज्यादा टाइम लगेगा। समय अंतराल, खुले रक्त परिसंचरण का एक चक्कर कितने समय अंतराल में संपन्न होता है? यहां टाइम लगते हैं 5 से 6 मिनट का। मतलब क्या हो, इसका समय अंतराल किस चीज का है? एक चक्कर का है। कैसे क्वेश्चन आएगा? बंद रक्त परिसंचरण का एक चक्कर कितने समय अंतराल में संपन्न होता है, ऐसे आगे। अब एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? हृदय से खून निकला, पूरे शरीर में घूमा, हृदय में वापस आ गया, ये एक चक्कर हो गया। आपके दिल से खून निकला, पूरे शरीर में घूमा, ऑक्सीजन बांट दी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, रक्त अशुद्ध हो गया, दिल में वापस आ गया। अब दिल पंप करेगा, वो फेफड़े में जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा। तो हृदय से निकला, पूरे शरीर में घूमा, हृदय में आ गया, ये हो गया रक्त का एक परिसंचरण। हमारे अंदर 23 सेकंड में पूरी बॉडी में एक बार खून घूम जाता है। क्यों? ब्लड का प्रेशर बहुत है, 120 से 80 मिलीमीटर है। भयंकर चोट लग जाए 3 से 4 मिनट में पूरी बॉडी का खून बाहर आ जाता है, मर जाता आदमी। सुना होगा कि भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, खून ज्यादा बह गया, मर गया। वो इसी वजह से होता है, प्रेशर ज्यादा है हमारे अंदर, दाब ज्यादा है तो गति बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर से खून बाहर निकल जाता है। खून बाहर आ गया तो आरबीसी बाहर, आरबीसी बाहर आएगी तो ऑक्सीजन को कौन लेकर जाए? कोई नहीं। ऑक्सीजन की आने जाने की क्रियाविधि बंद तो श्वसन बंद, काम खत्म। ठीक है। अब रही बात, ये समय अंतराल हो गया, इसकी खास खास बातें। तो खुले के बारे में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना गहराई में जाने की, आर्मी बेस पे इतना आता नहीं है। हमें कौन सा पढ़ना है? बंद पढ़ना है। तो रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? कौन से रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है? अच्छा, किस संघ के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण होता है? ऑर्थोपोडा और मोलास्का। कौन सा रक्त परिसंचरण निम्न दाब और निम्न गति पर संपन्न होता है? और कौन सा रक्त परिसंचरण उच्च दाब और उच्च गति पर संपन्न होता है? बंद रक्त परिसंचरण का एक चक्कर कितने समय अंतराल में संपन्न होता है? और खुले का? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं अपने पहली बात कि रक्त है वो घूमता किसके अंदर है? तो छोटी छोटी पाइप है बॉडी में। अभी बताइए मैंने, धमनी और शिरा, उनके अंदर खून घूमता है। पहले पढ़ते हैं पाइप कितने प्रकार के, किस में कौन सा घूमता है, ऐसे पूछते हैं कि धमनियों में कौन सा रक्त है, शिराओं में कौन सा रक्त है, वृक्क धमनी में कौन सा रक्त बहता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो पॉइंट बनाओ, शरीर की रक्त वाहिनियां, शोर मत करो, बोलो मत। शरीर की रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की, धमनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्टरी, और शिरा, शिरा को कहते हैं वेन। वेन होती है ना, बच्चों की वेन आती है स्कूल से, तो वेन का मतलब क्या होता है? ले जाना। कहां ले जाना? घर से स्कूल ले जाना। तो इसका शिरा का काम भी ले जाना ही है। किसको? अशुद्ध रक्त को शरीर से फेफड़े में लेके जाना, इसलिए इसका नाम वेन है। वेन लेकर जाती है तो ये भी लेकर जाती है ना। अब याद कैसे करना है? लाखों धमनियां, लाखों शिराएं। धमनी थी, मान लो जाती जाती धमनी घुस गई आपकी किडनी के अंदर। किडनी, किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क, आम बोलचाल की भाषा में अपने कहते हैं गुर्दा। किडनी कहां होती है? गुर्दे में किडनी होती है। अरे किडनी गुर्दा तो एक ही बात है। अब दिल कहां होता है? तुम लोग कह दो हृदय में होता है, इसका क्या मतलब है? किडनी बोल दो, आम बोलचाल की भाषा में गुर्दा कह देते हैं, और हिंदी में कहते हैं वृक्क। कहां होती है किडनियां? एक दान कर दो, आईफोन ले आओ। कहां होती है? 2 किडनियां होती, कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य एक किडनी पर जीवित रह सकता है। ठीक है,
दोनों किडनियां अगर किसी मनुष्य के फेल हो जाए तो वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। एक किडनी आप दान भी कर दो, काम चलेगा। वैसा नहीं कि एक फेफड़ा भी दे दूं क्या, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किडनी एक दान कर दो, कोई नहीं। किडनी है ना बॉडी की छलनी है, होती का है किडनी, ये जो आपकी मेरुरज्जु है ना, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहती हो, रीढ़ की हड्डी नाम की कोई चीज नहीं होती, मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु। या फिर बैकबोन बोल दो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोल दो। ये उधर होता है, उधर होता है मतलब पेट, उधर गुआ में जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके दोनों तरफ यहां पर हमारी दो किडनी होती है। राजमा का दाना देखा है या सेम फली का बीज देखा होगा, डेट्रोकोपी से आप किडनी, ऐसी किडनी होती है। राजमा का दाना है ना, बिल्कुल डेट्रोकोपी सी लाल भूरे रंग की किडनी है। राजमा का दाना तो छोटा होता है, दाल मिलाते हैं वो। किडनी होती है लगभग आपकी 140 से लगभग 170 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। ठीक है, लगभग 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर किडनी की लंबाई होती है। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग शरीर के हिसाब से होती है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का सर किडनी इतनी की होती है, यो मान लो। ठीक है, किडनी ऐसी। तो ये जो किडनी है इसको वृक्क कहते हैं। इसमें मान लो कोई धमनी आकर घुस गई ऐसे किडनी के अंदर, तो धमनी तो वो अब भी है, पर अब वो किडनी की धमनी बन गई, तो उसे आप नाम दोगे वृक्क धमनी। बाकी किडनी के बारे में टॉपिक आएगा अपना उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना, मलमूत्र वाला, एक्सक्रिएशन सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। ऐसे मान लो सिरा थी, जाती जाती कोई सिरा ऐसे किडनी के अंदर प्रवेश कर गई, तो सिरा तो नाम उसका अब भी है, पर वो किडनी की शिरा है, इसलिए आप इसे नाम क्या दोगे, वृक्क शिरा। तो दो और बन गई पाइप। अब मान लो कोई धमनी थी, जाती जाती धमनी प्रवेश कर गई आपके फेफड़े के अंदर, तो धमनी तो वो अब भी है, पर वो फेफड़े की धमनी है, इसलिए आप उसे अब कहोगे फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फेफड़े की धमनी, फेफड़ा बोल दो, फुफ्फुस बोल दो, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ऐसे कोई शिरा थी, जाती जाती शिरा घुस गई आपके फेफड़े के अंदर, तो शिरा तो वो अब भी है, अब आप उसे नाम दोगे फुफ्फुस शिरा। इतनी पाइप आपको याद रखनी है। ये पूछ जाती है, बाकी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये 4 अपवाद है, बाकी सब सेम ही है। क्या पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, वृक्क धमनी में कौन सा रक्त बहता है, वृक्क शिरा में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा में। ये 6 पाइप याद रखनी है आपको, और नहीं याद रखनी। यही है मेन, इसी क्वेश्चन बनते, बाकी नहीं बनते कहीं से। कैसे याद रखना, देखो पहले आपको करना है नाम से उल्टा, फिर करना है काम से उल्टा, फिर करना है उल्टे का उल्टा। मतलब सह से शिरा, सह से शुद्ध, यहीं से उल्टा कर दो। सह से शिरा, सह से बनता है शुद्ध, यहीं से उल्टा कर दो। शुद्ध का उल्टा क्या होता है, तो शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अगर शिराओं में अशुद्ध है तो फिर धमनियों में कौन सा होना चाहिए, शुद्ध रक्त। हमारे अंदर इनमें से कौन सा होता है, शुद्ध होता है कि अशुद्ध, हमारे अंदर दोनों होते हैं। तो पाइप भी हमारे अंदर 2 ही है, एक शुद्ध एक अशुद्ध वाली, एक है धमनी एक शिरा। अब धमनी में कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त, धमनी का उल्टा वृक्क धमनी। देखो धमनी में है शुद्ध, वृक्क धमनी में फिर उल्टा कर दो, शुद्ध का उल्टा अशुद्ध। शिरा में कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त, वृक्क शिरा में फिर उल्टा कर दो, अशुद्ध का उल्टा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अच्छा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के अंदर कौन सा रक्त है, तो धमनी में कौन सा है, फुफ्फुस धमनी, फिर उल्टा कर दो, शुद्ध का उल्टा। शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त है, फुफ्फुस शिरा, फिर उल्टा कर दो, अशुद्ध का उल्टा। देखने पर कुछ यूं लग रहा है, कहने का मतलब यह है कि शरीर की सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, 2 ही धमनियों को छोड़कर, एक वृक्क धमनी, एक फुफ्फुस धमनी। सारी धमनियों में शुद्ध रक्त है, बस 2 ही धमनी अपवाद है, वृक्क धमनी और फुफ्फुस धमनी में धमनी होते हुए भी कैसा रक्त है, शरीर की सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। शरीर में जितनी शिराएं हैं, हजारों लाखों, सब में अशुद्ध है, 2 ही शिरा को छोड़कर, एक वृक्क शिरा, एक फुफ्फुस शिरा। देखो वृक्क शिरा और फुफ्फुस शिरा, शिरा होते हुए भी कैसा रक्त है, मतलब क्या निकला, अर्थ क्या बना इसका, मतलब ये निकला कि फेफड़े और किडनी की
धमनियां और शिराएं, फेफड़े और किडनी की धमनियां और शिराएं जो है ना, वो धमनी शिरा का ही उल्टा काम करती है। धमनी शिरा का ही उल्टा काम करती है। उल्टा काम करने वाले को साइंस की लैंग्वेज में एक नाम देते हैं पलोमनरी। अगर धमनी उल्टा काम कर रही है तो बोल दो पलोमनरी धमनी, और अगर शिरा उल्टा काम कर रही है बोल दो पलोमनरी शिरा। मतलब ये है, पलोमनरी धमनी या तो बोलो वृक्क धमनी, वृक्क धमनी ना आया तो आएगा फुफ्फुस धमनी, और ये फुफ्फुस धमनी भी नाम ना आया तो नाम आएगा पलोमनरी धमनी। वृक्क शिरा या फिर फुफ्फुस शिरा, दोनों में कैसा है? शुद्ध है। वृक्क शिरा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध है। वृक्क शिरा फुफ्फुस शिरा नाम ना आया तो आएगा पलोमनरी शिरा। क्या क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शिराओं में कौन सा रक्त बहता है? वृक्क धमनी में कौन सा रक्त बहता है? वृक्क शिरा में कौन सा रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? फुफ्फुस शिरा में। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ यूं आ जाती है, शरीर की किस धमनी में, धमनी होते हुए भी, शरीर की किस धमनी में धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त बहता है? वृक्क धमनी नहीं आया, फुफ्फुस धमनी नहीं आया, पलोमनरी धमनी, तीनों में से कोई भी नाम आए, धमनी का उल्टा है। शरीर के किस शिरा में शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त बहता है? तो वृक्क शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा भी नहीं आया, पलोमनरी शिरा। मतलब ये है, फेफड़े और किडनी की धमनियां और शिराएं है ना, जो वो धमनी शिरा का उल्टा काम कर रही है। तो कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? या तो फेफड़े की शिरा या किडनी की शिरा। कौन सी धमनी में धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त बहता है? या तो फेफड़े की धमनी या किडनी की धमनी। फेफड़े और किडनी की धमनी है, फेफड़े और किडनी की शिरा है। तो ये दोनों नाम अगर पेपर में नाम ना आए तो नाम आएगा, और अगर वृक्क शिरा और फुफ्फुस शिरा दोनों ही नाम ना आए तो नाम आएगा। इतनी बात समझ में आई? उतार लो इसको। अब देखो, अपनी बात करें अगर रक्त से संबंधित अंगों की, है ना। कई बार क्या आता है कि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि डाउट रहता है कि सर रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग, कई बार आप किताब में वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कई बार ऐसे आ जाता है कि फेफड़ा, वो तो सही हो जाता है। नेक्स्ट 2-3 पेज पलटे आपने, फिर आ गया कि रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन है? अब उतरा किडनी। अब तुम्हारे दिमाग में समस्या हो रही कि पहले फेफड़ा बता रहा था, अब किडनी बता रही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों ही सही है। डिपेंड इस पे करता है कि ऑप्शन के अंदर पूछा क्या गया है। तो आप यूं समझ लो कि रक्त से संबंधित अंग कितने हैं। बाकी शुद्धिकरण वाली बात अगर देखें तो रक्त से संबंधित अंग है ना, वो अंग है 3 है वैसे, पर अपने शुद्धिकरण वाले 4 होते हैं, चारों पढ़ लेते हैं। अंग जो है ना, शुद्धिकरण का संबंध किन अंगों से? तो लिखो, पॉइंट बना लो, शुद्धिकरण से संबंधित अंग। ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे कि रक्त इसके अंदर घूमता कैसे, तो हृदय की बात करेंगे, फिर धमनियां, शिराएं, धड़कन दर, रक्तदाब, दिल का दौरा कैसे पड़ता है, हार्ट अटैक, है ना, बीपी कैसे बढ़ती है, बीपी कैसे। यहां तक उतार लिया सबने? शुद्धिकरण से संबंधित अंग, शुद्धिकरण से संबंधित अंग। देखो, शुद्धिकरण से संबंधित अंग है 3, या यूं लिख सकते हो कि रक्त से संबंधित अंग लिख लो। रक्त से संबंधित अंग, रक्त से संबंधित एक तो अंग है हृदय, एक रक्त से ही संबंधित अंग है फुफ्फुस, फेफड़ा, और रक्त से ही संबंधित अंग है किडनी। इंग्लिश में किडनी कहते हैं, अभी बताया था, हिंदी में वृक्क कहते हैं। काम क्या देखो, हृदय का शुद्ध अशुद्ध से कोई भी लेना देना नहीं है। हृदय है ना जो, वो इसका एक ही काम है, वो हमारी बॉडी की मोटर है।
और किसी भी चीज से उसका कोई मतलब नहीं। मोटर का काम क्या होता है? पंप करने का काम होता है, ठीक है। जो भी लिक्विड आपने डाला है, पानी डालोगे तो पानी को पंप कर देगी, ऑयल है तो ऑयल को पंप कर देगी, है ना। मोटर का काम होता है पंपिंग का। हृदय हमारी बॉडी की मोटर है, बस कोई काम नहीं है। तो इसके अंदर शुद्ध भी होता है या अशुद्ध भी होता है। शुद्ध आएगा उसको भी पंप करेगा, एक तरफ शुद्ध चलता है। इस 4 खाने ऐसी जो आप हृदय आप ऐसे बनाते हो ना, इसके अंदर 4 कोष्ठक है। एक तरफ शुद्ध चलता है, एक तरफ अशुद्ध चलता है। शुद्ध तो जाएगा पूरे शरीर में, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन देनी है। सारी कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाएं श्वसन करेगी, तो उससे ग्लूकोज का ब्लास्ट होगा, अपने को ऊर्जा मिलेगी। और ये अशुद्ध जाएगा हमारे फुफ्फुस के अंदर। क्यों? फेफड़े का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना, तो शुद्ध करके वापस हृदय को दे देगा, हृदय वापस शरीर को दे देगा, शरीर अशुद्ध करके वापस हृदय को दे देगा, हृदय अशुद्ध वापस फेफड़े को दे देगा, फेफड़ा शुद्ध करके वापस हृदय को दे देगा। ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। इसका तो शुद्धिकरण से कोई लेना देना नहीं। शुद्ध को भी ये पंप करेगा शरीर में, अशुद्ध को पंप करेगा फेफड़े में। तो हृदय क्या है? रक्त की पंपिंग करने वाला अंग। पेपर में पूछते हैं रक्त की पंपिंग करने वाला अंग कौन है? रक्त की पंपिंग करने वाला अंग, उत्तर है हृदय। या कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय का कार्य होता है, नीचे लिखा होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। सही है उत्तर, एक ही बात है। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा रक्त में से ऑक्सीजन और CO2 को अलग अलग करता है। अगर रक्त के अंदर ऑक्सीजन है तो वो कैसा है? शुद्ध। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो अशुद्ध। CO2 को अलग कर दिया, हो गया रक्त का शुद्धिकरण। रियल में रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग है फेफड़ा। इसका काम है शुद्धिकरण का। ये नहीं आता है तो उत्तर को होता है किडनी। क्यों होता है? किडनी का काम बताता हूं। रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग, रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन है? तो फुफ्फुस है, फेफड़ा है। कि किडनी क्या करती है? किडनी हमारी बॉडी की छलनी है, और छलनी का काम होता है छालन। छानने का काम है, निस्यंदन का काम है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दो, परा निस्यंदन बोल। छलनी लगाते हो तो चाय से क्या करते हो? जो विलयन बना हुआ है समांगी मिश्रण, उसको तो आप निकाल लेते हो, और जो चाय पत्ती है, इलायची है, अदरक है, जो आपने डाला है वो ऊपर निकल जाता है। इससे ही सेम टू सेम हमारी बॉडी के अंदर ये छलनी का काम करती है। इस किडनी के अंदर है ना लगभग 10 लाख छोटी छोटी छलनियां हैं, 10 लाख। एक छलनी का नाम होता है नेफ्रॉन, या फिर वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु। पेपर में पूछ लेते हैं वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? इंग्लिश में तो नेफ्रॉन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। ये करते क्या है? जो हम मलमूत्र त्यागते हैं वो किडनी के द्वारा बाहर आते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जब भोजन पच जाता है तो रक्त के अंदर ही वो ग्लूकोज है, रक्त के अंदर ही अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र रक्त के अंदर ही घूम रहे हैं बॉडी में। किडनी के पास जाएगी, किडनी का नेफ्रॉन है, वो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छान कर बाहर निकाल देगा, मलमूत्र को, शुद्ध रक्त को शरीर में वापस पंप कर देगा। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। अपशिष्ट पदार्थ में एक आएगा मल, एक आएगा मूत्र। मल तो दे देगी बड़ी आंत को, बड़ी आंत में यहां से घूमकर बड़ी आंत हमारी पीछे चली जाती है, मलाशय बनाती है, गुद्दा द्वार। मल का तो हम निष्कासन कर देंगे। और मूत्र जो है वो किडनी दे देगी मूत्राशय को, मूत्राशय से मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी के द्वारा आगे जाकर हमारा बन जाता है मूत्र मार्ग, है ना। तो हम पेनिस के द्वारा मूत्र को बाहर निकालते हैं, ये काम है किडनी का। अब सोचो किडनी में अगर मलमूत्र, सॉरी रक्त के अंदर अगर मलमूत्र है तो रक्त शुद्ध है कि अशुद्ध? रक्त में से मलमूत्र को बाहर फेंक दिया तो रक्त कैसा है? ये भी एक तरीके का शुद्धिकरण ही है, पर इसका काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना नहीं है, रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों का शुद्धिकरण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम है। मेन काम इसका है रक्त को छानना, रक्त को छानना। और ये रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है मलमूत्र वाली, इसको कहते हैं परानिस्यंदन। याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि रक्त और अपशिष्ट पदार्थों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनता है एक,
शरीर के कौन से अंग को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? अब बोल दो हृदय। हृदय अगर बाहर निकाल दो, बाहर अगर दिल पड़ा है कृत्रिम उपवन करा लो भले, काम चल जाएगा। हृदय अगर शरीर से बाहर निकला ना, कभी बाहर पड़ा वो हृदय अगर आप एक टेबल पर अगर हृदय को बाहर निकालकर छोड़ दो, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे ना, वह कुर्सी पर पड़ा पड़ा भी धड़केगा। इसे हृदय को बाहर निकाल कर आप छोड़ दो ना किसी कांच के अंदर, ऑक्सीजन मिल रही है अगर, तो बाहर पड़ा हृदय, कोई देख लेना आप, सोशल मीडिया वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो जिसका दिल फेल हो जाता है उनको कृत्रिम अपहरण करवाते हैं, रेडीमेड दिल लगा देते हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, नहीं लग जाता है दिल फेल हो गया। बाकी आजकल गणका सब फेल ही है, ठीक है। हाँ, बाकी कईयों का फेल हो जाता है ना, कोई बात नहीं, फेल हो गया हृदय तो नया हृदय आता है, रेडीमेड दिल आता है आजकल, जार्विक 7 नाम का। किडनी ऐसा अंग है, एक किडनी है तो बंदा जीवित रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं इसकी किडनी की, किडनी शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसको अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए आदमी हर हालत में मरेगा ही मरेगा। कारण क्या है? किडनी अगर किसी के खराब हो गई तो शरीर से मल और मूत्र बाहर नहीं आएंगे, ये छानेंगे तभी तो बाहर आएंगे। छलनी तो फेल हो गई, अब छलनी है आपके घर पे, चाय छान रहे हो, उसमें 4-5 छिद्र निकाल दूं बड़े बड़े, तो चाय पत्ती तो साथ ही जाएगी फिर, तो वही काम इसका है, ये फेल हो गई तो मलमूत्र तो बाहर आएंगे नहीं। अब मलमूत्र बाहर नहीं आए तो मलमूत्र शरीर में ही रहेंगे, और मलमूत्र अगर शरीर के अंदर रह गए, मलमूत्र होते हैं वो होते हैं एसिटिक मीडियम, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल होता है तेजाब, जलाने का काम करता है। मलमूत्र अगर आपके शरीर में रहे तो आपके शरीर के अंदर अम्लीय माध्यम तेजाब बढ़ेगा। तेजाब अगर बढ़ा तो आपके खून की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटें, प्लाज्मा सब जलकर हो जाएंगे नष्ट। आरबीसी जलकर नष्ट तो ऑक्सीजन के परिवहन की क्रियाविधि बंद, ऑक्सीजन के परिवहन की क्रियाविधि बंद तो राम नाम मर जाएगा आदमी। इसलिए आपको अगर कोई बोल दे कि 2-3 दिन तक आप मूत्र मत त्यागो, हो ही नहीं सकता। हमारा मूत्राशय है ना, वो 800 ml अधिकतम ग्रहण कर सकता आइटम, 800 ml का घड़ा है। 800 ml से नीचे जब ब्लड होता है ना, तो मूत्र का मान लो प्रेशर बना हो, तो कई बार एक कंडीशन आती है कि बस में बैठे हो, मान लो प्रेशर बना हुआ, तो एक कंडीशन आती है कि आप रोक लेते हो कि चलो उतर के कर लेंगे, तो मतलब अभी 800 ml हुआ नहीं है, अभी घड़ा भरा नहीं है। घड़ा भर जाए फिर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, बाहर निकले क्या? अब 800 ml से अगर ऊपर हो गया ना, वो एक कंडीशन ऐसी आती है कई बार कि बस में सफर कर रहे हो, बाइक पे हो, तो रोक रोक रोक, यही रोक, टंकी फटने वाली है, तो वो कंडीशन वही है, तो हम रख नहीं सकते अंदर। किडनी अगर फेल हो गई ना तो ये बाहर आएगा ही नहीं, मर जाता है आदमी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी गया, इंटरव्यू में पूछा गया था एक क्वेश्चन तो, कि शरीर के किस अंग को शरीर से विस्थापित कर दिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। लगभग लोगों का आंसर होता है हृदय। यही सोचते हैं कि सर दिल को निकाल दो तो वो फेल हो जाएगा, हृदय तो बाहर भी रख दो, पाइप लगा दो, कृत्रिम फोन करा दो, बंदा पड़ा रहेगा, चारपाई के ऊपर लेटर रहेगा, श्वसन चलता रहेगा जिंदा, मरेगा नहीं। किडनी नहीं निकाला, काम खत्म। इतनी बात समझ में आई? कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।